अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो चैप्टर है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन वाला चैप्टर है, जिसमें हम प्रैक्टिस 9 नंबर हमारे पास क्या है जी। प्रैक्टिस 9 हमारे पास आ गई है जी 3। अब इस प्रैक्टिस 9 की अगर हम बात करें, जो इस प्रैक्टिस 9 में उसने हमें एक लंबी चौड़ी स्टेटमेंट दी हुई है। वो टाइम की बचत के लिए मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पर लिख दी हैं। मैं आपको ओरली एक एक चीज़ समझा देता हूँ, स्टेटमेंट साथ साथ रीड करके। अच्छा, अब वो कह रहा है कि भाई द टोटल मंथली कास्ट जो है, कह रहा है कि भाई वो कितनी है। टोटल मंथली कास्ट $S है। अब जो टोटल मंथली कास्ट है उसमें दो चीज़ें हैं, एक फिक्स्ड अमाउंट है और दूसरी वेरिएबल अमाउंट है। ठीक होगी जी। अब फिक्स्ड अमाउंट उसने हमें दे दिया, दैट इज द $5000 उसने हमें दे दिया। अब जो वेरिएबल अमाउंट है मैंने यहाँ इसलिए मेंशन कर दी ताकि आपको पता चले कि वेरिएबल अमाउंट क्या है। वेरिएबल जो अमाउंट है वो डिपेंड ऑन द एनरोलमेंट, मतलब वो एनरोलमेंट पे डिपेंड करती है। एनरोलमेंट से मुराद है कि जितने स्टूडेंट का एडमिशन होता है उस पर डिपेंड करती है। लाजमी बात है अगर ज़्यादा स्टूडेंट के एडमिशन होंगे, एनरोलमेंट होगी, तो जो इनकम होगी या कास्ट होगी वो ज़्यादा बढ़ती जाएगी, और अगर कम बच्चे होंगे, एडमिशन एनरोलमेंट होगी उनकी, तो वो कम होगी। इसलिए वो वेरिएबल है, मतलब उसमें वेरिएशन है, वो कम और ज़्यादा हो सकती है। जबकि दूसरी अमाउंट फिक्स है, दैट इज़ दी $5000। अब मंथली कॉस्ट इंक्रीज पर चाइल्ड जो है वो ईच चाइल्ड कह रहा है कि जो इंक्रीज होगी ना वो कितनी होगी, $41 पर चाइल्ड जो है वो कह रहा है इंक्रीज फॉर एवरी चाइल्ड इनरोल्ड द मंथली कॉस्ट इंक्रीजेज बाय $41। जैसे ही बच्चा एक एडमिशन होता है तो जो टोटल कास्ट है उस इदारे को चलाने के लिए, उसमें अगर पहले फ़र्ज़ किया कि $600 थे, तो अब एक और बच्चे का एडमिशन हुआ तो अब $641 हो जाएंगे। इसी तरह अब 641 हुए और फिर इसके बाद एक और बच्चा का इनरोलमेंट होगी, तो उसमें 41 मजीद ऐड हो जाएंगे, 82 हो जाएगा, $6082 हो जाएंगे। तो इस तरीके से यानी कि इंक्रीजमेंट होती रहेगी इसकी। तो इसलिए मैंने लिख दिया कि मंथली कॉस्ट इंक्रीज पर चाइल्ड कितनी है, $41। टोटल मंथली कॉस्ट रनिंग ऑफ अ किंडरगार्टन जो है वो हमने बतानी है कि वो कितनी होगी। तो अब इसमें हमारे पास देखो, एक तो हमारे पास फिक्स अमाउंट है, वो उसने हमें कितने दे दी है, $5000 दे दिया। तो ये तो एक आसान सा है, हमने क्या करना है कि $5000 तो वो फिक्स अमाउंट है। उसके साथ दूसरी क्या है कि वेरिएबल अमाउंट। वेरिएबल अमाउंट जैसे मैंने आपको बताया कि वो वेरिएशन उसमें होगी, चेंज होती रहेगी। वो उसने हमें बताया हुआ है कितना है जी, $41 पर चाइल्ड है। अब वो कह रहा है कि कितने बच्चे हो रहे हैं, नहीं नहीं इसमें होना है 200 क्या है स्टूडेंट का की इनरोलमेंट हुई है। अगर 200 स्टूडेंट की इनरोलमेंट हुई है तो वो ये कह रहा है कि एक स्टूडेंट का $41 जो कास्ट है वो इंक्रीज होती है। मतलब इस 5000 में पहला बच्चा ऐड हुआ तो $41 ऐड हो गया, दूसरा बच्चा यानी इनरोलमेंट हुई वो भी इसमें 5000 में ऐड हो गए। तो इस तरह टोटल कितने बच्चे की इनरोलमेंट हुई, 200 स्टूडेंट की इनरोलमेंट हुई। तो लाजिम बात है कि 200 स्टूडेंट की इनरोलमेंट हुई तो हर स्टूडेंट के हिसाब से जो कास्ट इंक्रीज होती गई वो $41 होगी। इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको $41 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन मैं बता दूं कि इस 41 को ये क्यों 200 मल्टीप्लाई बाय 41, ये वेरिएबल अमाउंट है। वेरिएबल अमाउंट ये है, इसका मतलब है कि 200 हुए तो हर स्टूडेंट के हिस्से में यानी हर स्टूडेंट की वजह से जो कास्ट बढ़ी इदारे को रन करने के लिए, वो $41 ईच जो स्टूडेंट है उसकी कास्ट उसके हिसाब से कास्ट इंक्रीज हुई। तो इसलिए 41 को 200 से इसलिए मल्टीप्लाई किया गया। तो अब हम इनको जब सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेटर से कर लेते हैं तो ये टोटल हमारे पास स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 5 इनको तो 13,200 आ जाएगा। इनको जब सिंप्लीफाई करके ऐड करेंगे $13,200 आ जाएंगे। यानी पहली चीज़ जो उसने हमसे पूछी थी कि भाई अगर एक मंथली कास्ट कितनी होगी एक इदारे को, किंडरगार्टन को चलाने के लिए, अगर 200 स्टूडेंट की इनरोलमेंट हो, 200 इफ द इनरोलमेंट इज 200, पहली वाली जो स्टेटमेंट है, यानी पहला जो ऑप्शन है उसमें बता रहा है कि बताएं कि अगर 200 स्टूडेंट का एडमिशन होता है तो बताएं कि कितना इदारे को चलाने के लिए कास्ट पड़ेगी। भाई पहले 5000 तो फिक्स है इदारे के, यानी उससे ये कह सकते हैं कि भाई उसमें रेंट है या कोई और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, कुछ भी है।
लेकिन जो बाकी पर स्टूडेंट $41 देने पड़ेंगे। तो टोटल कितने स्टूडेंट थे? 200, तो 41 से मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ आ गई। अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में वो कह रहा है इफ द टोटल मंथली कास्ट ऑफ रेनेगा किंडरगार्टन इज $20,580, कैलकुलेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इनरोल्ड इन द किंडरगार्टन। अब वो कह रहा है कि अगर टोटल जो है नंबर 2 में कह रहा है कि मतलब यह है कि हमें वेरिएबल अमाउंट एक किस्म की क्या करनी है, फाइंड करनी है। कह रहा है कि अगर वो टोटल मंथली कास्ट जो है वो 20,580 हो, ये नहीं, वो ये कह रहा है कि अगर 20,580 क्या हो डॉलर, क्या हो उसकी कास्ट हो, तो हाँ, हमें ये बताना है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इनरोल्ड इन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमने फाइंड करने हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले नंबर ऑफ चिल्ड्रन इनरोल्ड हमें के लिए हमारे पास वेरिएबल अमाउंट होनी चाहिए और मंथली कास्ट जो इंक्रीज होती है वो होनी चाहिए। तो इसमें से हमने क्या करनी है, 5,000 हमने इसमें से माइनस कर लेते हैं। ठीक है, 5,000 हम इसमें से माइनस कर लेते हैं। 15,580 $15,580 क्या हुआ, जो वेरिएबल अमाउंट है। वेरिएबल अमाउंट का ये मतलब है कि अगर वो कह रहा है कि अगर टोटल खर्चा, टोटल कास्ट एक इदारे को मंथली यानी कि एक महीने बाद जब खर्चे निकाले गए तो टोटल जो थे वो 20,580 हुए। तो अब पता चला कि अगर 20,580 जो है वो खर्चे इदारे के हो गए हैं तो उसमें से हमने सबसे पहले जो फिक्स अमाउंट है वो माइनस कर लेनी है। तो फिक्स अमाउंट जब माइनस किया तो 15,580 हुआ। अब ये जो 15,580 हुआ ये वेरिएबल अमाउंट है। क्यों वेरिएबल है? क्योंकि ये स्टूडेंट जो एडमिशन हुए ना उनके हिसाब से बढ़ती गई या कम होगी ना, या बढ़ेगी या कम होगी, क्योंकि ये तो फिक्स होगी। तो अब वो कह रहा है कि बताएं कि अगर 20,580 खर्चा होता है एक इदारे का तो बताएं कि उसके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने इनरोल हुए। तो इसके लिए हमारे पास टोटल यानी कि वेरिएबल अमाउंट जो है वो कितनी है, 15,580 जो स्टूडेंट एडमिशन हुआ उसकी वजह से कास्ट बढ़ी। तो अब कितने एडमिशन हुए वो हमने बतानी है। अब जो मंथली कास्ट जो इंक्रीज होती है ना, मंथली कास्ट इंक्रीज होती है यानी कि वो कितनी है, $41, या देखो $41 इसको हमने डिवाइड कर दिया, मतलब हर बच्चे का कितना खर्चा बढ़ेगा, $41। पहला बच्चा का इनरोलमेंट हुई, $41 बिल में ऐड हो गए। दूसरे बच्चे का एडमिशन हुआ, इनरोलमेंट हुई, $41 ऐड हो गए बिल में। तो हमने चेक करना है कि अगर टोटल बिल में ऐड हुए $15,580 बिल में ऐड हुए तो हमें चेक करना है कि टोटल बच्चे कितने थे। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, तो सिंपल इनको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाए, इज इक्वल टू, जगह थोड़ी कम है, इसी के आगे यानी कि नेक्स्ट स्टेप में करें तो जब भी एक स्टेप के आगे दो स्टेप करें तो दिस इंप्लाइज दैट, मतलब इसके बाद ये वाला स्टेप है, क्योंकि नीचे हो सकता है कैमरे में ना आए। 380 जो है उसने कहा था कि नंबर ऑफ चाइल्ड आपने बताने हैं, तो हमने बता दिया कि भाई कितने हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 200। ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू, सॉरी 380 चिल्ड्रन इनरोल्ड, यानी 380 चिल्ड्रन इनरोल्ड हुए अगर खर्चा 15,580 हुआ। सही हो गया। तो यहाँ तक तो बात हो गई है। वीडियो को पास करके ये उतारें क्योंकि मैं इसको आगे कंप्लीट करने की तरफ चलता हूँ। अच्छा, तो रेस करने का ये मकसद था कि आगे क्योंकि हमने ग्राफ भी ड्रा करना था और इसके साथ ये पार्ट 3 और 4 करना है। पार्ट 3 में सिर्फ उसने क्या कहा है कि भाई राइट डाउन फार्मूला कनेक्टिंग सी एंड एन को कह रहे हैं, सी और एन को जो फार्मूला कनेक्ट करेगा, सिंपल सी बात है, फार्मूला लिखना है और ये जो फार्मूला लिखना है असल में ये टोटल मंथली जो कास्ट है उसकी बेस पे लिखना है, टोटल मंथली कास्ट की बेस पे लिखना है, जिसमें वेरिएबल अमाउंट और फिक्स अमाउंट दोनों आ जाएंगी। तो अब हमारे पास वेरिएबल अमाउंट 41 होती है, फिक्स अमाउंट जो है $5,000 दे दिया है, 41 के साथ n हमने मल्टीप्लाई किया, n वो कह रहा है कि वेयर n इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इनरोल्ड इन द गार्डन। अब वो कह रहा है कि भाई n क्यों मल्टीप्लाई किया, n मतलब वो कह रहा है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन इनरोल्ड होंगे, कि जितने बच्चों का एडमिशन होगा। तो वो देखो 100 भी हो सकते हैं, वो 200 तो की भी उसने एक ऑप्शन दी हुई है कि भाई अगर ऊपर जो पार्ट कौन सा है 1 है, तो नंबर ऑफ जो चिल्ड्रन है वो 500 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। तो एन मीन एनी नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो जिनकी इनरोलमेंट हो सकती है। तो इसलिए
सी से मुराद असल में हमारे पास जो टोटल कास्ट है, जो हमने सी निकालनी है, उस टोटल कास्ट में हमारे पास वेरिएबल अमाउंट, जैसे कि आप मैंने शुरू में लिखा था ऑन द वेरी फर्स्ट लाइन के टोटल जो अमाउंट है मंथली वो कितनी है, उसमें फिक्स अमाउंट और वेरिएबल अमाउंट दोनों, तो ये दोनों मैंने इसलिए वेरिएबल अमाउंट और फिक्स अमाउंट दोनों लिखनी है, तो ये सिंपल सी इक्वेशन बनानी थी, ये लिख दी एन मीन नंबर ऑफ चिल्ड्रन। नेक्स्ट में हमारे पास यही जो है एक इक्वेशन है, इसकी बुनियाद पर हमने क्या करना है कि कह रहा है कि ड्रा करना है सी अगेंस्ट एन, जो सी है और एन है इसके अगेंस्ट क्या करना है कि आपने एक ग्राफ ड्रा करना है। तो अब हमारे पास यूं जो एक्स एक्सिस है इस पे मैंने एन लिखा है, एन मीन नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन रोल्ड है और सी मीन कास्ट है जो कि वाई एक्सिस के ऊपर है। अब आप इसको तभी समझ सकेंगे जब आप वीडियो को बेशक पास करें और अपने ग्राफ की नोटबुक पास रखें। अगर ग्राफ की नोटबुक आपके पास नहीं होगी तो आपको इस अंदाज से ग्राफ समझ नहीं आएगा। ग्राफ पर कैसे ड्रा किया जाता है, मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मेरे लेक्चर जो है उस पर इस टाइप के क्वेश्चन पर मेरे लेक्चर अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। अगर आपके पास अभी ग्राफ की नोटबुक अवेलेबल है तो अभी इस क्वेश्चन को समझें, अदरवाइज बेशक आप रोक लें या समझ लें, बाद में फिर एक दफ़ा आप समझेंगे, समझ के उसको ग्राफ नोटबुक के ऊपर कर लें। बहुत आसान है, अगर ग्राफ का कंसेप्ट आपको है तो एक दफ़ा समझाऊंगा तो फिर आपको अभी समझेंगे कि बाद में खुद भी कर लेंगे। अब आपने करना क्या है, एक जो है कि मैं स्केल लिख दूँ यहाँ पर, क्योंकि स्केल तो ज़रूरी होते हैं ऑन, यानी कि वैसे तो ये एक्स एक्सिस है, लेकिन क्योंकि ये एक्स की तरफ मैंने एन लिखा है तो ऑन एन आप बेशक एक्सिस बेशक कर लें, ए एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस लिख दें तब भी कोई नहीं। उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, वन बिग बॉक्स इज इक्वल टू 250 चिल्ड्रन। समझा कि जो बड़ा बॉक्स है ना, देखिए बड़ा बॉक्स कैसे होगा, अगर आप अपने ग्राफ नोटबुक के ऊपर देखें तो आपको ना वैसे छोटी छोटी ऐसे लाइनें इस तरह की नज़र आ रही होंगी। इस तरह की लाइनें के साथ एक लाइन, ये वाली जो लाइन होगी ना, ये ज़रा आपको डार्क सी लाइन नज़र आ रही होगी, थोड़ी सी डार्क लाइन होगी। उस डार्क लाइन से के इस लाइन और इन लाइन के बीच में 10 बॉक्सेस बने होंगे ऐसे, ये फर्ज किया कि 1 2 3 4 5 6 7 बना लेते हैं, 1 2 3 4, अब 10 पूरे हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्सेस। 10 बॉक्सेस के बाद जो है मैंने उस 10 स्मॉल बॉक्सेस जो कि मिलकर वन बिग बॉक्स बनाते हैं, उनको मैंने यानी कि यहाँ 1 जो लिखा है ना, इससे मुराद है कि जो 1 बिग बॉक्स, और 2 से मुराद 2 बिग बॉक्स मैंने लिखे थे, इसलिए आपको समझाने के लिए। तो जहाँ पे 1 बिग बॉक्स है ना इस एक्सिस पर, उसको मैंने 250 चिल्ड्रन कहा है और इसको मैंने 500 चिल्ड्रन कह दिए, दैट्स इनफ। अब अगर हम सी एक्सिस की बात करें, ऑन वाई एक्सिस की बात करें, ऑन सी एक्सिस कह लें या वाई एक्सिस कह लें, उसमें मेरे पास क्या है कि 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 5000, क्योंकि कास्ट जो है वो 20,000 समथिंग बहुत बड़ी अमाउंट है, इसलिए मैंने 5 छोटे बॉक्सेस को 5000 का कहा और 10 बॉक्सेस 10,000 होंगे। से 10 का मतलब है कि जिस तरह यहाँ पे 10 आए ना, तो इसी तरह यहाँ पे भी 10 देखेंगे तो एक बिग बॉक्स बनेगा, 1 बिग बॉक्स। तो वो 1 बिग बॉक्स बेसिकली 10,000 के इक्वल है, तो 5 स्मॉल बॉक्सेस ऐसे, यानी ये ऐसे, ये पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, इसी तरह ये देखो तीसरा बॉक्स है, ये देखिए चौथा बॉक्स है और पांचवा। इस तरह देखिए तो स्मॉल 1 2 3 4 5 स्मॉल 5 बॉक्सेस पर आप 5000 लिखें। नेक्स्ट इसी तरह 5 बॉक्सेस के बाद 10,000 का लें, नेक्स्ट 5 बॉक्सेस पे 15,000, इस तरह 5000 हो गए 25,500 तक, इसको मैंने लिख दिया। और आप आगे लिखें तो 26,000 हो जाएगा। नेक्स्ट जो ये वाली लाइन है, तो ये आप देखें तो एक बड़ी लाइन मैंने लगाई है और एक बीच में छोटी लगाई, तो बड़ी जो लाइन है वो बिग बॉक्स, बड़े वाले बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। अब आ जाता है जी ग्राफ, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उसमें क्या होगा कि व्हेन n इज इक्वल टू 0, जब n 0 होगा तो c की क्या वैल्यू होगी। आपने क्या करना है कि c इज इक्वल टू क्या लिखना है, 41 मल्टीप्लाई बाय, देखिए क्या है n है ना, तो n की जगह मैं क्या पुट करूंगा 0 प्लस 5000, डॉलर का साइन में लास्ट में लगा लूंगा, तो c इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 5000, तो c की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 5000 आ जाएगी। ठीक हो गई 5000। एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है, मतलब पहला जो मेरा पॉइंट बनेगा वो 0 और 5000 पे बनेगा। अब मैं चेक करता हूं कि मेरा 0 और 5000 पे कहां पे बन रहा है। अब ये देखें 0 तो ये होता है,
जीरो, ये यानी कि इसका ओरिजिन होता है ना, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट होता है ये 0 0 होता है, ठीक है, ये क्या होता है 0 और 0 होता है। तो इसका मतलब है कि n की वैल्यू 0 तो यहाँ यहीं पर ही होगी, n की वैल्यू 0 बिल्कुल इसके ऊपर होगी, c की वैल्यू 5000 है, तो c की 5000, ये c की 5000 है, ये 10, ये c की 5000 है, तो यहाँ पे ये पहला पॉइंट मेरा बनेगा जो कि क्या होगा, ये पॉइंट बेशक मैं इस तरफ लिख देता हूँ, 0 और 5000 पहला पॉइंट मेरा बन जाएगा, यानी कि P1, इसको मैं चाहूँ तो यूं भी लिख लूँ, P1 जो है 0 और 5000 मेरे पास है, सही हो गया पहला पॉइंट। 0 देखो यहाँ क्यों बना, क्योंकि n की वैल्यू को मैंने 0 लिया हुआ है, कि फर्ज करें n की वैल्यू 0 है, क्यों n की वैल्यू मैंने 0 क्यों लिया, ये हो सकता है आपके ज़हन में ये चीज़ भी हो। देखिए 0 मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि यूज योर ग्राफ टू एक्सप्लेन योर आंसर, और कह रहे हैं इज c डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, कह रहे हैं कि बताएं कि जो c है और n है ये क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है। तो इसलिए मुझे 0 से स्टार्ट लेना पड़ेगा, क्यों 0 से लेना पड़ेगा, मुझे लाइन बनाना है, फिर मैं आपको रीजन भी बता दूंगा कि 0 से मैंने क्यों स्टार्ट लिया। पहली बात होगी, एक पॉइंट मैंने ले लिया। देखो ग्राफ की नेचर को जानने के लिए, ग्राफ को ड्रा करने के लिए कोई से दो पॉइंट आप ले सकते हैं। मैंने अभी सी की वैल्यू क्या, एन की वैल्यू 0 ली ना, अब मैं एन की वैल्यू 250 भी ले सकता हूँ, 500 भी ले सकता हूँ, 400 भी ले सकता हूँ, 300 भी ले सकता हूँ, 100 भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर एन की वैल्यू 500 लूंगा। अब मैं एन की वैल्यू 500 क्यों लूंगा, देखो उसकी वजह ये है, व्हेन एन इज इक्वल टू 500, देखो इसलिए लाजमी बात है थोड़ा सा ग्राफ ताकि इधर से भी दूर जाए, इधर से भी दूर जाए, अगर एक पॉइंट इधर हो और एक पॉइंट यहाँ पे बन जाए, एक छोटी सी लाइन बनेगी, अजीब सा ग्राफ लगेगा। इसलिए हमेशा इस तरह की वैल्यू लेते हैं ताकि जरा लाइन इस टाइप की लंबी बने, ताकि नजर तो आए ना कोई चीज बनी हुई है। इसलिए ये वजह है कि मैं 500 इसलिए ले रहा हूँ ताकि मेरा ग्राफ थोड़ा बड़ा बने, थोड़ी लाइन मेरी लंबी बनेगी, इतनी बनेगी ताकि वो नजर तो आए ना। और अब देखें इसी में मैं वैल्यू पुट करूंगा, ये जो है c इज इक्वल टू क्या है, 41 मल्टीप्लाई बाय n है ना, तो n की वैल्यू मैंने 500 लिखी है तो 500 कर दूंगा और प्लस 5000 इस तरह कर दूंगा, सही है। अब सिंपल 41 को आपने 500 से मल्टीप्लाई करना है, और 41 मल्टीप्लाई बाय 500 प्लस 5000 हम कर लेते हैं, 41 मल्टीप्लाई बाय 500 एंड फिर 5000, 25,500 आ गए, सही है। इन्हीं का इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसमें 5000 ऐड कर दी। सिंपल कैलकुलेशन में कहीं करके आपको बता दूं, क्या हुआ कि 5000 को सिंपल नहीं सॉरी 500 को मल्टीप्लाई करिए 41 से, 0 0 5 1 5 0 0 5 4 कितना हो गया 20, ये देखिए 20,000, ये देखो 500 आ गया, 20,500 आ गया, तो ये 5000 ये वाला भी तो ऐड होगा ना, 5000 और इसमें ऐड कर दें तो देखिए आपके पास 25,500 आ गया, सिंपल ये इस तरीके से ऐड। अब देखें इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 25,500 मैंने लिखा था, 26,000 भी मैं लिख लेता हूँ, 25,000 से इस तरफ को जाना है आपने, यानी जो लाइन है बिल्कुल आपने देखना है कि ये लाइन जो जा रही है इधर जाना है, और ये जो लाइन है ना, ये लाइन ऐसे ऊपर जो जा रही है ना, इसको आपने ऊपर की तरफ देखना है। आप चाहें तो बेशक इस तरफ स्केल रख लें या इस तरफ स्केल रख लें तो आपको दूसरी लाइन ऑटोमेटिक नजर आ जाएगी। तो ये देखें बिल्कुल एक जगह ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इस जगह एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट है, और ये पॉइंट कौन सा है, 500 और 25,500, ये वाला, यानी ये दो पॉइंट बन रहे हैं। अब आपने क्या करना है कि इन दोनों पॉइंट को, ये तो मैंने लाइन लगाई है ना आपको सिर्फ समझाने के लिए, आपने ये लाइन नहीं लगानी, इसलिए मैं ये रेज कर देता हूँ। आपने रखा स्केल, इस लाइन को सिंपल इस लाइन से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, इस लाइन से ज्वाइन कर दिया, सी इज इक्वल टू क्या है जी, 41 n प्लस 5000, यानी ये वो इसका ग्राफ है, सही है। अब आपने दो चीज़ें यहाँ पर मैंने बतानी है आपको, एक ये बतानी है कि भाई मैंने यहाँ 0 0 से क्यों लिया था, और दूसरी बात है कि मैंने नेचर बतानी है कि भाई क्या C इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है या नहीं है। तो आपने सिंपल एक लाइन लिखते हैं, सिंपल C इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। अब देखो मैं यहाँ पे लाइन लिखता हूँ, C इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, कि भाई c डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n की नहीं है, क्योंकि उसने कहा था कि इज c डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, अब क्यों नहीं है, बिकॉज
द लाइन इज नॉट पासिंग या स्टार्टिंग, या आप स्टार्टिंग भी लिख सकते हैं, फ्रॉम ओरिजिन, ORIGIN, कि भाई जो लाइन है क्योंकि इज पासिंग थ्रू स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, इज नॉट पासिंग या थ्रू, स्टार्टिंग थ्रू, पासिंग थ्रू लिखना था, इज नॉट पासिंग थ्रू द थ्रू ओरिजिन, थ्रू द ओरिजिन, कि भाई ओरिजिन से पासिंग है। देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन तभी होगा कि एक लाइन होगी, एक लाइन ऐसी होती है, यूं लाइन आती है इस ओरिजिन से, यहाँ से स्टार्ट हो सकती है या यहाँ से गुजर सकती है, तो ऐसी लाइन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अगर कोई लाइन इस ओरिजिन से, ये वाला पॉइंट ओरिजिन है यानी 0 0, अगर इससे पास नहीं कर रही या इसको टच भी नहीं कर रही, अगर फर्स्ट के यहाँ टच कर जाती ना तब भी वो डायरेक्टली होती, लेकिन ना तो यहाँ स्टार्ट हो रही है ना यहाँ से पास कर रही है थ्रू, इसलिए C इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है। तो यूं जो है स्टूडेंट हमारा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस 9 है ये कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। इसमें कहीं किसी जगह को कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।